हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर फिर आए हैं। नेट का एजुकेशन के 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, जिसको हम लोग आज फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये पार्ट 18 है। हम लोग 17 पार्ट कर चुके हैं। 18 पार्ट में फिर 10 क्वेश्चंस हैं। So below is given a list of 5 types of learning indicated in a hierarchical arrangement as mentioned by Robert M. Gagne. From the code given, select the correct hierarchy. इसमें क्या है? रॉबर्ट एम गैग्ने के द्वारा दिया गया 5 प्रकार के सीखने की सूची दी गई है, जिससे आपको सही पदानुक्रम का चयन करना है। मतलब सही सीक्वेंस में आपको बताना है कि वो किस तरह से रॉबर्ट गैग्ने ने दिया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और एसआर लर्निंग। तो पहले हम समझ लें कि ये सब लर्निंग होता क्या है। इसको समझ लेने से हमें आगे भी और काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या होता है? व्हाट इज सिग्नल लर्निंग? क्योंकि सब लर्निंग को समझने के बाद हम इसको सही क्रम में लगा पाएंगे। तो रॉबर्ट गैग्ने ने लर्निंग टास्क को एक इंटेलेक्चुअल स्किल माना है और उन्होंने कहा कि इसे एक पदानुक्रम, एक हायरार्की में डाला है उन्होंने, जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जटिलता के हिसाब से। तो प्राइमरी सिग्निफिकेंस जो है, प्रारंभिक महत्व है हायरार्की का कि क्या प्री रिक्विजिट जरूरी है। मतलब ये जब हायरार्की होता है तो पहले हल्का फिर बात, इस तरह से हम देखते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो सिग्नल लर्निंग क्या है? सिग्नल लर्निंग 8 टाइप का उन्होंने बताया, जिसमें यहाँ 5 दिया है, जिसको हमें क्रम में लाना है। सिग्नल लर्निंग को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि अनकंडीशन जो स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है। तो ये देखने पर इसके लिए कि कंडीशन स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स अकेले, मतलब पहले अनकंडीशन स्टिमुलस को पेयर किया जाता है कंडीशन स्टिमुलस के साथ, और उसके बाद देखा जाता है कि ये कंडीशन स्टिमुलस जो है वो अकेला या रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है या नहीं। ठीक है। तो गैग्ने का कहना है कि बौद्धिक कौशल को सीखने के लिए सीखने के क्रम को जटिलता के हिसाब से दिया है। तो सिग्नल लर्निंग को शास्त्रीय कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या है? बिना शर्त के उत्तेजना को प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वातानुकूलित उत्तेजना से, मतलब कि अनकंडीशन उत्तेजना को प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कंडीशन उत्तेजना के साथ, स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है और फिर देखा जाता है कि यह जो कंडीशन है उत्तेजना क्या प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं, उसे हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग। ठीक है। फिर आता है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग का क्या मतलब हुआ? इसको हम चेन लर्निंग में होता है इनका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से अगर हम चले तो सीक्वेंस के हिसाब से ही हम समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने 8 तरह की लर्निंग बताई है, सबको हम एक एक करके पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला उनका है सिग्नल लर्निंग। ठीक है। पहला नंबर आ गया सिग्नल। फर्स्ट सिग्नल लर्निंग, जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि अनकंडीशन UCS अनकंडीशन स्टिमुलस को किससे पेयर किया जाता है? कंडीशन स्टिमुलस के साथ। और फिर उसका रिस्पॉन्स को देखा जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि ये कंडीशन स्टिमुलस जो है अकेले में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि नहीं। फिर दूसरा आता है एसआर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग में क्या होता है कि इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं।
इसमें क्या किया जाता है कि यह इस लर्निंग में जो एक्सपेरिमेंटर है, जो प्रयोग करता है, रिसर्चर है, वो वेट करता है जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर रिसर्च किया जा रहा है। तो वो सब्जेक्ट के लिए वेट करता है कि वो रिस्पॉन्स दे, और वो रिस्पॉन्स वो देखना चाहता है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है या जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है रिस्पॉन्स, या जो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स आता है तो वो उसको रीइंफोर्स करता है, मतलब उसको एनकरेज करता है। फिर आता है तीसरा है चेन लर्निंग। इसमें क्या हुआ कि एसआर लर्निंग में क्या हुआ कि इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें जो रिसर्चर है या जो एक्सपेरिमेंटर है, वो जो सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है, वो चाहता है, वो इंतजार करता है कि उसका जो सब्जेक्ट है जिस पर रिसर्च किया जा रहा है, वो वही रिस्पॉन्स करे जो वो चाहता है, तब जो वो स्टैब्लिश करना चाहता है। और अगर वो वही रिस्पॉन्स करता है तो उसे वो रीइंफोर्स करता है, मतलब उसको एनकरेज करता है। फिर आता है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या होता है कि कनेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ इंडिविजुअल एसआर। इंडिविजुअल एसआर का सीक्वेंस में जब चलता है तो उसे हम चेन लर्निंग कहते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में। फिर आता है वर्बल एसोसिएट लर्निंग। इनका हम सीक्वेंस आपको बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन में ये नहीं है, उसको फिर हम कर लेंगे। वर्बल एसोसिएशन या एसोसिएट लर्निंग। वर्बल एसोसिएट लर्निंग में क्या होता है कि कनेक्शन हर वर्बल यूनिट और दूसरे के बीच में कनेक्शन करना। मतलब क्या है कि जो आप पहले से लर्न किए हुए हैं उसके साथ अगली लर्निंग को ऐड करना। फिर आता है 5th नंबर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसी बहाने हम गैगने का सारा लर्निंग का चेन को भी समझ जाएंगे। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन होता है विभेदीकरण। यह एक थोड़ा हाई मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ये किस पर आधारित होता है? तो जो हम सीखते हैं, सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम सीखते हैं, उस पर आधारित होता है। फिर इसमें आ गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट मतलब हो गया अवधारणा को सीखना। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है कि जहाँ कॉमन कैरेक्टर, ऐसे एक क्लास ऑफ स्टिमुली है, ऐसा स्टिमुलस होता है जिसमें जिसके विशेषताएं एक जैसी होती है, कॉमन विशेषताएं होती हैं। और हम कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म करते हैं? तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, या जो कि एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें सब में एक जैसी प्रॉपर्टी हो, उसको हम एक उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं? तो एक क्लास ऑफ या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें कि सेम प्रॉपर्टीज हो। उसके बाद आ गया 7th लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। नियम सीखना है या रूल सीखना। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स, सॉरी, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि ये हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और दूसरे तरह का सिद्धांत को सीखने का लर्निंग है। ये सोच हमें क्या शो करता है? रेगुलर रिलेशनशिप दो या अधिक प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच में क्या संबंध है, ये बताता है। और 8वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है? ये हाईएस्ट स्टेज है लर्निंग का। ये किस पर आधारित है? ये लर्निंग रूल पर आधारित है। और ये किस पर क्या यूज करता है? तो ये डिस्कशन मेथड को यूज करता है। तो हमारा क्या हुआ? सबसे पहला हो गया सिग्नल लर्निंग, ये पहला हो गया। फिर हो गया 5 एसआर लर्निंग, सेकेंड नंबर पे हमारा है, तो एसआर लर्निंग। फिर आ गया चेन लर्निंग, यहाँ से क्लियर हो रहा है ना 8 से। फिर चेन लर्निंग के बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यहाँ पर हमारे पास वही है। फिर है रूल लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग जो होता है। ये सारे चीज हमें मिल रहा है कोड 1 में। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर 1, पहला सिग्नल लर्निंग,
फिर दूसरा है एसआर लर्निंग, तीसरा है चेन लर्निंग, चौथा है और कॉन्सेप्ट लर्निंग और पांचवा है रूल लर्निंग। ठीक है, तो सिग्नल लर्निंग में हो गया कि शास्त्रीय कंडीशनिंग है, तो बिना शर्त के उत्तेजना को प्राप्त करने के लिए कंडीशन लर्निंग के साथ जोड़ा जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि कंडीशन लर्निंग अकेले प्रतिक्रिया को प्राप्त करने में सक्षम है कि नहीं बिना स्टिमुलस के। एसआर लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इस प्रकार के अधिगम में प्रयोगकर्ता किस चीज की परीक्षा करता है, सब्जेक्ट की प्रतीक्षा करता है कि वो रिएक्शन करे, और वो रिएक्शन करे जो वह एक्सपेरिमेंटर एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो अगर वो रिएक्शन होता है तो उसे वो एस्टेब्लिश करता है। चेन लर्निंग में है कि एक ही अनुक्रम में अलग अलग एसआर का सेट, एक एसआर हुआ फिर दूसरा एसआर हुआ, तो इसे सेट का कनेक्शन। ठीक है, फिर ये है एकाधिक भेदभाव में उच्च मानसिक प्रक्रिया है। हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम सोचना या समस्या को हल करना सीखते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या है कि एक अवधारणा एक तरह का स्टिमुलस का ग्रुप है जिसमें सामान्य विशेषता है, एक तरह का ग्रुप, एक तरह के ऑब्जेक्ट का ग्रुप, और उनको खोजकर हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन्हें एक ग्रुप में डालते हैं। और लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत सीखना है, कॉन्सेप्ट बनाना और सीखने के दूसरे रूप, मतलब दो से दो अधिक कॉन्सेप्ट के बीच में संबंध बनाना भी लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता है और ये डिस्कवरी मेथड का यूज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रहा है, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम which areas of individual difference in students will be of optimal value। किस शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में व्यक्ति के किन क्षेत्रों में, व्यक्तिगत विभिन्नता के किन क्षेत्रों का अंतर का इष्टतम मूल्य होगा, मतलब कि किसका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल वैल्यू किसका होगा। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ना, वो मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ एस्पेक्ट में अलग होता है। तो ये बुद्धि, व्यक्तित्व, तो व्यक्तिगत अंतर जो है ना तो कोई कल्पना है ना तो कोई स्थायी मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो कि व्यवहार को आकार या प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं की भावना को में योगदान देता है। तो इसमें क्या है, ये सीखने के दौरान में जो बच्चों को सफलता और असफलता होती है उसके लिए क्या है, क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का मोटिवेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो वो जो है ना, उसकी भावना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टर से जुड़ी होती हैं, छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से जुड़ी होती हैं। इसीलिए उसमें अंतर होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है और हर बच्चे को इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से डिफाइन करती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंटेलिजेंस में, पर्सनालिटी के ट्रेट में, मूल्यों में, वैल्यूज में। इंडिविजुअल डिफरेंस ना तो कोई फिक्शन होता है ना ही तो कोई न्यूसेंस है, ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल फीचर्स है जो कि बच्चे के बिहेवियर या व्यक्ति के बिहेवियर और सेंस ऑफ सेल्फ को निर्धारित करता है। तो हर शिक्षार्थी जो है, हर व्यक्ति जो है वो अपने उनके पर्सनालिटीज़ में एक दूसरे से, हर व्यक्ति का पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एट्रीब्यूट सब वो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, कभी भी दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है।
तो इसलिए इसका आंसर है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, identify from the list given below the correct sequence of concept formation. Select from 4 to answer. नीचे दी गई सूची में से अवधारणा निर्माण के सही क्रम की पहचान करें। यहाँ फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसका सीक्वेंस बताना है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए कोई भी अवधारणा कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमें सही क्रम बताना है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है? किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट किस्मत, अभी हमने देखा कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या है कि एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रखना। तो ये क्या है? ये डिस्कवरी लर्निंग है, खोजना है कि किस किस में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक डिस्कवरी लर्निंग है जिसमें कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ यूज होता है, साइको एनालिसिस, हाइपोथेसिस, जनरेशन, टेस्ट, जनरलाइजेशन, ये सब का यूज किया जाता है। ये प्रोसेस है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यह सीखता है कि किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट एक्सपीरियंस कैसे वो किसी जनरल रूल में बदल सके या किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्लास में, किसी वर्ग में डाल सके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है? पहला होता है निरीक्षण, देखना, ऑब्जर्व करना। फर्स्ट स्टेज इन्फॉर्मेशन है कि आप इवेंट, ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस को आप देखें, ऑब्जर्व करें। तो ये इसमें क्या होता है? पहला स्टेज है जिसमें आप अवेयर होते हैं। ये डायरेक्ट हो सकता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट हो सकता है। तो कोई भी बच्चा डायरेक्ट किसी डॉग को देखता है तो वो डॉग के बारे में अवेयर होता है। अगर वो स्टोरी सुनता है डेविल्स या जायंट के बारे में, राक्षस, डेमंस का स्टोरीज सुनता है, तो वहाँ पर वो इनडायरेक्ट अवेयर होता है। किसी चीज़ को देखकर अवेयर होना डायरेक्ट अवेयरनेस होता है, किसी के बारे में सुनकर अवेयर होना तो वो इनडायरेक्ट अवेयरनेस होता है। तो हमारे पास जो नॉलेज होता है वो कुछ डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, तो जो लगातार हम देखते हैं, जैसे डॉग को हर बार देखते हैं, अलग अलग वैरायटी के डॉग को देखते हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है कि इस तरह के जो भी एनिमल्स होते हैं वो डॉग होते हैं। तो इसे हम इस तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। फिर जनरलाइजेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन के लिए दूसरा होता है सामान्यीकरण। कोई भी एक्सपीरियंस जब बार बार रिपीट होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हम जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हमारा एक जनरल आइडिया बनता है। जैसे कि एक डॉग को देखे, दूसरे डॉग को, तीसरे, चौथे, इस तरह के बहुत सारे डॉग को देखे तो हमने डॉग को जनरलाइज किया, इस तरह का एनिमल डॉग होगा। तो ये कहता है कि कैसे बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उन्हें फिर कैटेगराइज करके, जैसे वो लड़का लड़की में अंतर, इस तरह के लोग लड़के होंगे, ये लड़की होगी, शेप ये राउंड शेप होगा तो ये स्क्वायर होगा, इस तरह का चीज़ वो कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। उसके बाद उसको जनरलाइज करते हैं, मतलब उस सारी चीज़ें इस तरह की जो होंगी वो शेप में होंगी। तो इस तरह के का डिसीजन या जनरलाइजेशन। फिर आता है क्लासिफिकेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में अगला स्टेप है क्लासिफिकेशन। जब हम जनरलाइज करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को कि ये डॉग है, ये फिर गाय को देखते हैं तो ये काऊ होगा, ये हॉर्स होगा। तो ये जो अलग अलग ग्रुप में हम जनरलाइज किए कि ये इस कैटेगरी का है, ये तो ये सिमिलरिटीज़ को देखकर और हम उन्हें एक ग्रुप में डालते हैं। तो ये डिफरेंस हम समझ पाते हैं, बच्चा भी इसको समझता है कि ये डॉग है तो ये हॉर्स है, तो दोनों में क्या अंतर है कि और सारे डॉग एक जैसे हैं, सारे हॉर्स एक जैसे हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कि हमने डॉग को एक ग्रुप में डाला और बच्चे ने या हमने जो भी सीखा, बच्चे तो हम भी थे, और हॉर्स को एक ग्रुप में डाला। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का अगला आता है कि डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने देखा वो एब्स्ट्रैक्शन अब उससे होता है कि डॉग हमने देखा और काऊ देखा हमने अलग अलग ओकेजन पर। अब उस सेम टाइम में हम डॉग को भी और काऊ को एक साथ नहीं भी देख रहे हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से ये
बता सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बन गया कि डॉग कैसा होता है, काऊ कैसा होता है या हॉर्स कैसा होता है। तो ये परसेप्शन और एक्सपीरियंस क्या है, वो हमारे माइंड में इनवर्डली अंदर में एनालाइज हो गया, और हम जब भी उसको फिर एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके एब्सेंस में भी हम बता पाएंगे। तो ये क्या है कि सिमिलरिटी और डिफरेंस को समझना, एप्रिसिएट करना, इस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एनालाइज हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाया। कि मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस किसी भी वस्तु के एब्सेंस में भी जब एनालाइज हो जा रहा है, कि कुत्ता या घोड़ा हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसको बता पा रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो होता है कि किसी भी कंटेंट को एनालाइज करना, तो टास्क एनालिसिस के लिए फिर एक सीक्वेंस बन जाता है। तो इससे क्या हमें पता चला कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होता है। पहला एक्सपीरियंस, फिर डिस्क्रिमिनेशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्लूजन। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ कि फेसिंग द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए पहला आ गया फेसिंग, समस्या का सामना करना, एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 आंसर है। फिर आता है प्रॉब्लम का एनालाइज करना, समस्या का विश्लेषण, ठीक है। फिर आ गया आइडेंटिफाइंग द कॉमन एलिमेंट्स। अब उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको फाइंड करना। ऑब्जर्वेशन हो गया, जनरलाइजेशन, उसके बाद कॉमन एलिमेंट को पहचान कर जनरलाइज करना। उसके बाद आता है परसीव द डिफरेंस। फिर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जैसे जैसे हम लोगों ने समझा था अभी सारी चीज़ों को। डिस्क्रिमिनेशन आ गया। उसके बाद आया एब्स्ट्रैक्टिंग, फिर कॉमन एंड नॉन कॉमन चीज, फिर महत्वपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। तो आंसर इज 4। आई थिंक कि आपने समझ लिया होगा इस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स को। अब चले हम बाय मॉडर्नाइजेशन इज, मॉडर्नाइजेशन से क्या मतलब, क्या अर्थ है, हम आधुनिकीकरण से क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण से हम क्या समझते हैं। शिफ्टिंग टू ए वेस्टर्न मॉडर्न मोड ऑफ लाइफ, क्या पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी विधा में हम ट्रांसफर कर दें खुद को, अब पश्चिमी कौन कपड़े पहनने लगे, पश्चिमी स्टाइल को अपना लें, तो ये मॉडर्नाइजेशन होगा। और फॉलोइंग द करंट फैशन एंड मोड्स ऑफ लिविंग, जो फैशन अभी चल रहा है, जो रहने का तरीका है उसे फॉलो करें तो हम मॉडर्नाइजेशन होगा। या डिसएसोसिएशन विद ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल मोड ऑफ लिविंग, परंपरा जो हमारी है उससे हटकर जीना या जीवन के पारंपरिक तरीके से अलग होना ही मॉडर्नाइजेशन है। या प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन इन टर्म्स ऑफ करेंट नीड्स एंड स्टाइल्स, वर्तमान जरूरत और जीवन की शैली के अनुरूप, शैली के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण रेफर्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री मॉडर्न और ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। मतलब परंपरागत समाज से नया समाज, मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफर मतलब चेंज करना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक सोशल इवोल्यूशन है जो कि बताता है कि सोसाइटी कैसे अचीव करता है। तो ये प्रोसेस क्या है कि अपडेट करना और कुछ नया चीज को लागू करना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है
कि नया इनकी जैसे नया कंप्यूटर का यूज करना, हाई स्पीड इंटरनेट का यूज करना या फैंसी, ये सारी चीज़ें। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हम जीवन शैली में परिवर्तन लाना, अपनी ज़रूरत के जीवन शैली आधुनिकीकरण क्या है कि वर्तमान आवश्यकता और जीवन की शैली के संबंध में जो अनुकूलन होता है उसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। यानी कि पश्चिमी कपड़ा को मतलब ज़माने के साथ चलना, जो ज़माने में बदलाव आ रहा है। जैसे अब कंप्यूटर आ गया और हम पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर हम डिजिटलाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, काम करने की गति बढ़ रही है, तरक्की करने की गति बढ़ रही है। Which of the following will not be assented by Indian Constitution? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, गणतंत्र और लोकतांत्रिक समाज, रिलीजन, गॉड एंड साल्वेशन, रेस, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। रेसिज्म एंड रीजनलिज्म ये भी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। तो हमारा भारतीय संविधान जो है यह भारत का सुप्रीम लॉ है, इंडिया का। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या है कि ये फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड है, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर और ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है संविधान में। और क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है। ये कब लागू हुआ था? केम इनटू फोर्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब आया था, कब से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 में आया था। जब ये आया उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। और आर्टिकल 14 to 22 जो है वो क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 to 22 बताता है कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी जात के आधार पर, जात पात और धर्म के आधार पर विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को इक्वल राइट है। इसके जरिए क्या हुआ? भारत कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लॉ हो गया? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कौन कौन से राइट्स हैं? राइट्स ऑफ इक्वलिटी, right of freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural or educational rights, right to constitutional remedies. So therefore religion, God, salvation, racism, regionalism is not assented by the Indian Constitution. So these are not assented, भारतीय संविधान के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिलो आर 2 सेट्स 1 and 2 mentions thinkers, while set 2 consists of a school of thought associated with them, so you have to match them. तो क्या है? पहले हम सबके बारे में जान लें। एजे अय्यर इंग्लिश फिलोसोफर थे जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो इनका हो गया आंसर एजे अय्यर, तार्किक सकारात्मकवाद, है ना, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। In his book लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक एंड प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। दूसरा है विटगेन्स्टीन, ये
ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलोसोफर थे। विटगेन्स्टाइन ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिन्होंने लॉजिक में काम किया था, फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिक और फिलोसफी ऑफ माइंड, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। तो इन्होंने एनालिसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म, इनका फेमस है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया था इन्होंने। तो एंड मीनिंग मस्ट बी सेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज और must take into account verbal as well as non-verbal aspect of communicative process। तो इन्होंने लैंग्वेज पे, विटिंगस्टन ने भाषाई विश्लेषण पे काम किया था, विटगेन्स्टाइन। तीसरे हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल, जिनका पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, वो ब्रिटिश पॉलीमैथ थे, फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे और क्रिटिक थे। तो उनका था एनालिटिकल फिलोसफी, ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज। तो रसेल जनरली क्रेडिट विद बीइंग वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी, ठीक है। तो इनका होता है बर्ट्रैंड रसल का लॉजिकल एटमिज्म। लॉजिकल एटमिज्म क्या था? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा किया, उनका फिलोसॉफिकल व्यू था जो कि 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था उस एनालिटिकल फिलोसफी के साथ। ये इसके प्रिंसिपल एक्सपोनेंट थे बर्ट्रैंड रसल। अब आ गया जी.ई. मोर। जी.ई. मोर एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और इंग्लैंड में नियो रियलिज्म जब आया था, पॉपुलर हुआ था, तब उस समय जी.ई. मोर इसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, अलॉन्ग विथ बर्ट्रैंड रसल। तो ये हमारा आंसर हो रहा है यहाँ 3, ठीक है। बर्ट्रैंड रसल आ गया, लॉजिकल तार्किक परमाणुवाद, और जी.ई. मोर हो गए नव यथार्थवाद। तो इसका आंसर है 3। तो ए.जे. अय्यर थे अंग्रेजी दार्शनिक जो तार्किक प्रत्यक्षवाद को या सकारात्मकवाद या प्रत्यक्षवाद दोनों को, या सकारात्मकवाद या प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा दिया था। और एल. विटगेन्स्टाइन ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने तर्कशास्त्र, गणित, मन के दर्शन में काम किया और वो भाषा के उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया और भाषाई विश्लेषण में उनका नाम आता है। और रसल का जो थे वो विश्लेषणात्मक दर्शन के संस्थापक में से एक थे। उन्हें तार्किक परमाणुवाद, एक जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसको 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विश्लेषणात्मक दर्शन के साथ शुरू किया था, जो कि बर्ट्रैंड रसल ने उसके प्रमुख प्रतिपादक थे। जे.ई. मोर अंग्रेजी दार्शनिक थे और ये रसल के साथ सामान्य ज्ञान, अवधारणा और तत्व मीमांसा में इनका काम था। उन्होंने नव यथार्थवाद पर काम किया था, इसलिए इसका आंसर है 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऑरोबिंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड, अति मानस का विचार। सुपर माइंड से क्या तात्पर्य है? तो ऑरोबिंदो का जो फिलॉसफी था वो बोलता था कि द टास्क ऑफ टीचर क्या है, उनको एक्ट करना चाहिए सुपर माइंड की तरह, ताकि उनका जो स्टूडेंट है उसका अवेकन कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बीइंग का है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। तो
इसका आंसर है द टास्क ऑफ टीचर इज टू मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना, क्योंकि आइडिया ऑफ सुपर माइंड यही कहता है। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन थॉट, गांधीयन एजुकेशन, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ये सारा उद्देश्य था, क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का संवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकिंग सोसाइटी, एंड अंत में उनका स्पिरिचुअल एम था कि सभी के लिए मुफ्त। तो गांधीयन एजुकेशन था, एजुकेशन जो फोकस करता था गांधी का व्यू एजुकेशन में, वो केवल ऐसा नहीं था कि पैसे कमाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, बल्कि उनका कहना था कि ये मनुष्य को स्वतंत्र भी करे, उनके सोच को स्वतंत्रता दे। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चा लर्न भी कर सके और लर्न करते हुए अर्न भी कर सके। उन्होंने ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, सत्याग्रह का गांधीयन फिलॉसफी में, मतलब गांधी जी ने अपने थॉट का 4 पिलर्स था उनके। पहला था ट्रूथ, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा सर्वोदय और चौथा सत्याग्रह। गांधी जी सोशल रिफॉर्म और डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया राजनीतिक ग्रोथ की तुलना में। उन्होंने कहा कि सोशल रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म साथ साथ चलना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में। उनके फिलॉसफी का एम था कि एजुकेशन क्या करे, हार्ट को प्यूरिफाई करे और माइंड को, हार्ट और माइंड को प्यूरिफाई करे, और एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा समाज बने जिसमें कोई किसी का शोषण न हो। उनका कहना था कि एजुकेशन को ह्यूमन वैल्यूज बच्चों में जागृत करना चाहिए। तो गांधी जी का इमीडिएट एम क्या था और अंतिम एम पूछा है हमें, तो दोनों चीज़ को जान ले। इमीडिएट एम जो तत्कालिक एम था एजुकेशन का, उनका था कि हर बच्चा को एक प्रोडक्टिव क्राफ्ट सीखना चाहिए ताकि वो भविष्य में अपनी अर्निंग कर सके, अपना जीवन, फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि कल्चर जो है वो एजुकेशन का मेन फाउंडेशन है और एसेंशियल पार्ट है, इसलिए बच्चों को बेसिक थिंग्स, प्राइमरी और बेसिक थिंग्स गर्ल्स को स्कूल में सिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोरल डेवलपमेंट ऑफ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी बहुत उन्होंने जोर दिया। ये प्राइमरी एम में आ रहा है गांधी जी। उन्होंने और ये भी कहा कि प्रॉपर और हारमोनियस कंट्रीब्यूशन ऑफ माइंड बॉडी, किसी भी मनुष्य का एंड हार्ट को उनका कंट्रीब्यूशन, हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने वही कहा कि माइंड, बॉडी और सोल को एजुकेशन लिबरेट करे। गांधी जी का कहना था कि उन्हें हर बच्चे को श्रम की महत्ता, डिग्निटी ऑफ लेबर समझना चाहिए। तो ये तो सारे थे प्राइमरी एम, बट अंतिम उद्देश्य यहाँ पूछ रहा है कि अल्टीमेट पर्पस और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन was to realize God, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन विच इज कमिंग फ्रॉम, तो सेल्फ रियलाइजेशन और मनुष्य का, तो गांधी जी का एम था कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो और एक जागृत समाज हो जहाँ हार्ट, माइंड ऑफ ऑल पीपुल किसी भी प्री नोशन से फ्री हो। इसलिए उन्होंने मनुष्य का संवर्धन, उनके शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था अपलिफ्टमेंट और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा केवल पैसा कमाने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति में स्वतंत्रता लानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह का के बारे में कहा कि ये 4 स्तंभ हैं जिनसे कि बच्चों का विकास हो सकता है।
और उन्होंने उन बेसिक शिक्षा में उनका था कि सभी के दिल और दिमाग को शुद्ध करना, शोषण और आक्रामकता से मुक्त करना, शिक्षा से बच्चों में मानवीय विकास को मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उनका था कि ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, वर्गहीन समाज का सपना देखा था उन्होंने, इसलिए उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था कि मनुष्य की उन्नति। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है मैच द फॉलोइंग टू सेट्स, इसमें की फॉर्म ऑफ कॉजेशन दिया है, दूसरा मेटाफिजिकल एंटिटीज दिया है। हमें क्या करना है कि मेटाफिजिकल एंटिटीज को सांख्य दर्शन से मैच कराना है। तो इसमें फॉर्म्स ऑफ कॉजेशन एंड मेटाफिजिकल एंटिटीज क्या है सांख्य फिलॉसफी में, उसे हमें मैच करना है सांख्य दर्शन से। ये प्रश्न है। तो पहला है कॉज ओनली, दूसरा इफेक्ट ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट एंड नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, का केवल कारण केवल प्रभाव, कारण और प्रभाव दोनों, और न कारण न प्रभाव। अब उससे एंटिटीज क्या है, पुरुष, तन, मंत्रा, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, ईश्वर और प्रकृति। तो हमें इससे मैच कराना है। तो सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी समझ लें कि सांख्य फिलॉसफी क्या है, जिसमें कि द्वैतवाद की बात की गई है, जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों को लिया गया है, और पुरुष बहुलवादी है और मैटर, इसलिए कि वो प्लूरिस्टिक माना गया, और पुरुष कॉजेशन है, पुरुष एक कॉजेशन का फॉर्म है, वो कॉज या इफेक्ट नहीं है। ठीक है। रियलिज्म क्या है कि बोथ मैटर और स्पिरिट दोनों को वो रियल मानते हैं। सांख्य स्कूल बोलता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे सब्जेक्ट है एक और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होता है, तो सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसी तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो प्रकृति के क्या गुण है, प्रकृति का मतलब है नेचर या सोर्स। प्रकृति क्या है, वो मैटर का प्रिंसिपल है। सांख्य फिलॉसफी में 3 तरह का प्रकृति के गुण बताए गए हैं, सत्व, राजस और तमस। प्रकृति है जो कि तीनों गुणों को संतुलन में रखती है। प्रकृति एक संतुलन का स्टेट है। और गुण क्या है, ये यहाँ क्वालिटी। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति इज ए फॉर्म ऑफ कॉज ओनली। तो सत्व के गुण क्या है, जो कि प्रकृति का वह एलिमेंट है जो कि जिससे खुशी, प्रकाश और मिलता है, ब्राइट है जो। इसमें क्या है कि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, ये सेंसेस का, माइंड का, इंटेलेक्ट का सही मैनिफेस्टेशन है। ये सत्व गुण जो है, सो किसी भी ब्लेजिंग अप ए फायर, जो कि ऊपर, ये सत्व बिलीव टू बी वाइट। रजस क्या है, ये एक्टिविटी है, इसका कलर रेड होता है। यह एक्टिव है क्योंकि ये इसमें गति है, और ये इसका नेचर पेन है। जैसे कि रजस की वजह से फायर, आग बढ़ता है, हवा चलती है, माइंड रेस्टलेस होता है। तमस क्या है, तमस है, ये निष्क्रियता का है, नेगेटिविटी को बताता है, इसका कलर ब्लैक है। यह सत्व के विपरीत होता है क्योंकि यह हेवी है, लेजी है, इसमें ड्राउजीनेस है, ये इग्नोरेंस प्रोड्यूस करता है, अंधेरा है, ये कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। तो इसका तन्मात्रा क्या है, ये कॉजेशन है, इसका फॉर्म क्या है, ये कॉज और इफेक्ट दोनों होता है। तो कॉज केवल क्या है, कॉज ओनली इज प्रकृति। ठीक है। तो हम मैच करते हैं, केवल कारण क्या है, प्रकृति, अभी हमने देखा। फिर इफेक्ट ओनली क्या है, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन। सेंसरी मतलब हमारे 5 जो तत्व सेंस है, आँख, कान, जीवा, चर्म और सेंस ऑर्गन्स जो 5 हुए, और मोटर ऑर्गन जिससे हम काम करते हैं। और उसके बाद आ गया बोथ कॉज एंड इफेक्ट, हो गया तन्मात्रा, कॉज एंड इफेक्ट तन्मात्रा। और न कारण न प्रभाव, पुरुष।
इसलिए आंसर हो गया 4। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी यथार्थवाद माना जाता है। द्वैतवाद का यही मतलब हुआ कि इसमें दो परम वास्तविकता है, क्या क्या, प्रकृति और पुरुष। पुरुष बहुलता है, पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है, इसीलिए इसे बहुलवादी। कारण का पुरुष रूप है, ना कारण और ना ही प्रभाव। यह यथार्थवाद है, क्योंकि यथार्थवाद क्या बोलता है, यथार्थवाद बोलता है कि पदार्थ और आत्मा, जो भी मैटर है और जो आत्मा है, दोनों वास्तविक है। सांख्य स्कूल का कहना है कि पुरुष और प्रकृति, स्वयं पुरुष और गैर स्व मतलब प्रकृति, एक मौलिक रूप से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषय और वस्तु। विषय कभी वस्तु नहीं हो सकता और वस्तु कभी विषय नहीं हो सकता। प्रकृति के गुण होते हैं कि 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तीनों गुणों के संतुलन की स्थिति होती है प्रकृति। यहाँ गुण शब्द को गुण के रूप में समझा गया। सत्व क्या है, सत्व में प्रकाश है, आनंद है, इसका उज्जवल है ये। और इंद्रिय, मन, बुद्धि में जो सचेत प्रकृति है, प्रकाश का चमक है, जहाँ पर आप सचेत रहते, इन सब चीज को सत्य। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, वाष्प वेपर ऊपर गया, सत्य को श्वेत माना गया। राजस क्या है, जिसका रंग लाल है, ये उत्तेजना और गतिशीलता इसमें होती है। यह दर्द की भी प्रकृति है। इसकी रजस के चलते आग फैलती है, हवा बहती है, मन बेचैन होता है। तमस निष्क्रियता और नकारात्मकता का सिद्धांत, इसका रंग काला है, यह सत्य गुण का विपरीत होता है। यह भारी है, आलस्य है, तंद्रा है, तो ये मूढ़ता की ओर ले जाता है। कार्य कारण का तन्मात्रा रूप क्या है, जिसमें कारण भी होता है और प्रभाव भी होता है। इसलिए इसका सही मिलान हमने कर लिया। ठीक है, इसका आंसर है 4। इसके लिए आपको सांख्य दर्शन पढ़ना होगा। सांख्य दर्शन का मैंने वीडियो डाला है, जिसको आप एक बार देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विच रिप्रेजेंट बौद्ध धर्म का जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनका उन कॉन्सेप्ट का संयोजन करें, सही संयोजन करें। तो क्या है, बौद्ध धर्म का जो है ना बेसिक टीचिंग, बुद्ध का जो है वो जो है तो बेसिक है बुद्धिज्म का बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे बताना जरूरी है। इसमें है, उसमें क्या क्या है, पहला द 3 नोबल ट्रूथ, दूसरा 4 यूनिवर्सल ट्रूथ, और तीसरा है नोबल 8 पाथ। ये है बुद्ध का टीचिंग, कोर बुद्धिज्म, बेसिक टीचिंग ऑफ कोर बुद्धिज्म ये हुआ। और बेसिक टीचिंग ऑफ जैन क्या है, ऑफ जैन इज राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, जिससे आपको ना समझने में आसानी होगी या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। और तीसरा है राइट कंडक्ट। अब की पॉइंट्स क्या हैं, पहला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन डॉक्ट्रिन का है। ये मेटाफिजिकल ट्रूथ है जो कि भारत में, प्राचीन भारत में आया था। यह बताता है कि अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी क्या है, जटिल है और उसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है। पब्जा क्या है, पब्जा है ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का, पब्जा है एक्सेप्टेंस सेरेमनी। इसमें क्या होता है कि जब कोई भिक्षु मोनास्ट्री में प्रवेश करता है तो आफ्टर एडमिशन जब वो मोनास्ट्री में जाता है
तो उसे जो भी वर्ल्डली चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है, उनका त्याग करना पड़ता है, उन्हें रिनाउंस करना पड़ता है और अपने परिवार से रिश्ते को भी छोड़ना पड़ता है जब वो मोनास्ट्री में प्रवेश कर जाता है। और वैभाषिक क्या है? वैभाषिक ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। ये अभिधर्म है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ अभिधर्म है। ये क्या होता है इसमें कि नॉर्थ इंडिया में ये बहुत इन्फ्लुएंशियल था, कश्मीर में। फिर संस्कार, संस्कार क्या है? ये बुद्धिज़्म का टर्म है, जो इसको जिसको मैं टिक कर रही हूँ ये बुद्धिज़्म का टर्म है, जो कि बहुत ही ये क्या बोलता है कि फॉर्मेशन, ये रेफर्स टू फॉर्मेशन। संस्कार मतलब कि इससे आपका निर्माण होता है। ये हैज़ बीन पुट टुगेदर। फिर है स्यादवादा, ये जैन मेटाफिजिक्स का टर्म है। वो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, जिसमें इसका मतलब है कि स्यादवादा में होता है कि सारा जो निर्णय है वो कंडीशनल है, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होगा तभी ये लागू होगा। तो अनेकतावाद और स्यादवाद जैन डॉक्ट्रिन है। बाकी सारे टर्म्स जो है वो बुद्धिज्म में सौतांत्रिक भी बुद्धिज्म का इसको वर्ड है। ये क्या बताता है हमें? सौतांत्रिक बताता है। इसे सूत्रवादी भी कहते हैं। ये बुद्धिस्ट स्कूल में ये बिलीव किया जाता है कि स्थावर निकाय, मतलब इसका है पेरेंट स्कूल, ये सारा उनके पेरेंट स्कूल से आता है। तो ये 4 चीज़ें बुद्धिज्म की हैं। क्या क्या हुआ? वैभाषिक, पब्जा, संस्कार एंड सौतांत्रिक। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, अनेकांतवादा, पब्जा। और ये दोनों जो है ये जैन। ये जैन का हो गया, हम लिख देते दूसरे कलर से। ये जैन धर्म का हो गया, ये जैन धर्म का, ये भी जैन धर्म का, और ये जैन धर्म का। और बाकी 4 तो हो गया, बाकी 4 हो गया बुद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये जो है ना अनेकांतवाद जो है आध्यात्मिक सत्य है, ये जैन सिद्धांत है। ये प्राचीन भारत में हुआ। पब्जा बौद्ध मठ का ये स्वीकृति समारोह है। इसके अनुसार मठ में जब प्रवेश करता है, जब भी छात्र प्रवेश करता है तो उसे सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को छोड़ना पड़ता है। सौतांत्रिक क्या है? ये सौतांत्रिक या सूत्रवादी एक प्रारंभिक बौद्ध स्कूल था, जिसे उस श्रावस्तीवादी के द्वारा स्थापित किया गया था। और वैभाषिक क्या है? अभिधर्म की प्राचीन बौद्ध परंपरा है, जो उत्तर भारत में बहुत, खास करके कश्मीर में बहुत प्रचलित था। संस्कार क्या है? बौद्ध धर्म की प्रमुखता से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसे ये एक गठन को बताता है। और स्यादवाद जो है ये जैन तत्व मीमांसा का सिद्धांत है, जिसमें कि सभी निर्णय कुछ शर्तों के साथ धारण किया जाता है। तो हमारा आज का हो गया, इसका आंसर हो गया 4, और आज का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।